Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our chapter number 5, periodic classification of elements. Periodic classification means sequence wise classification of elements. Okay. Class 9th we have learned that the matter around us is present in the form of elements, compound, mixtures, and the element contains atoms of only one type. Do you know how many elements are known till date? At present 118 elements are known to us. All these have different properties. Out of 118 only 98 are natural occurring. हमने क्लास 9th में देखा है कि जो मैटर है, जो हमारे मैटर जो है उसमें कौन कौन से फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं. और इसके अलावा हमने देखा था कि 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें नोन है, जिसमें से 98 जो है वो नेचुरली मिलते हैं. ठीक है. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their property on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. अब जैसे जैसे जो है काफ़ी सारे एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होने लगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस और प्रॉपर्टीज़ जो है इन एलिमेंट्स के बारे में पता करने लगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया कि उनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करें ताकि उसकी स्टडी ये जो है उसका जो पैटर्न है उसको आप अच्छे से ईज़ के साथ स्टडी कर पाओ. तो अब उसका पैटर्न या उसको किस तरह से लिस्ट किया जाए, उसका पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो गया. ठीक है. मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चायोस, अर्ली अटैम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आपको पता है आप किसी ग्रॉसरी शॉप में जा रहे हो, तो या फिर आप किसी एक शॉप में गए तो आप देखा कि सॉप्स जो होंगे यानी साबुन वगैरह जो होंगे वो एक रेक में होंगे. आप उसके अलावा देखोगे कि अगर आपको बिस्किट्स खाने हैं तो वो आपके एक रेक में होंगे. वैसे ही अगर साबुन में भी आप वैरायटी लेते हो तो आप देखोगे कि बाथिंग सोप जो होगा वो अलग होगा, वॉशिंग सोप जो होगा वो अलग होगा, अलग तरह से स्टैक्ड होंगे. तो इसी तरह से साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी काफ़ी सारे अटैम्प्ट लिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ताकि वो उनको क्या कर सके, ऑर्डरली अरेंज कर सके. और जब आप उसको पढ़ना चाहो तो आप उसके या उसको स्टडी करना चाहो तो वो आपको डायरेक्टली जो है ईजी वे में आपके लिए ईजी हो और आप उसको आराम से स्टडी कर सको. द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्ट इन द ग्रुपिंग द देन नोन एलिमेंट इज अ मेटल एंड नॉन मेटल. सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो था वो क्लासीफाई करने का एलिमेंट का वो था उनको ग्रुप करना मेटल्स और नॉन मेटल्स में. अब हम कुछ जो है क्लासीफिकेशन जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ योर डॉबेरिनर क्रिट्स. ठीक है. डॉबेरिनर्स क्रिट. इन द ईयर 1817 जॉन Wolfgang Dobereiner, a German chemist, tried to arrange the element with similar property into a group. 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डॉबनेर जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स जो है उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बेसिस पे ग्रुप करने की कोशिश की, यानी उनको एक ग्रुप में जमाने की कोशिश की. ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच. उन्होंने कुछ जो है ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स थे. अभी ट्रायड क्या होता है मैं अभी बताती हूँ. सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप एज ट्रायड्स. उसने क्या कहा, इन ग्रुप्स को ट्रायड्स कह दिया. डॉबरेनर्स शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ Dobner showed that when the 3 elements in a triad was written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. उसने बोला ट्रायड को जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखते हैं तो जो 2 होंगे या फर्स्ट और थर्ड उनका जो एवरेज होगा वो उसके मिडल के बराबर होगा. अब इस चीज़ को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स. टेक ए ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. एक ट्रायड ले लिया, मान लो लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, with the respective atomic mass of 6.9, 23.0 and 39.0. What is the average of atomic mass of lithium and potassium and how does this compare with the atomic mass of sodium? हमने 3 ले लिए, मान लो ट्रायड, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का. तो हमने देखा है लिथियम का कितना हो गया 6.9, सोडियम का 23 एंड इसका 39. तो 39 प्लस 6.9 अपॉन 2, तो जो भी एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा, इसके मिडिल का. यानी फर्स्ट और थर्ड जो है इस ट्रायड में उन दोनों का सम का एवरेज जो होगा वो इसके मिडिल के बराबर होगा. ये इसने बताया था. गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स.
These elements are arranged downward in order of increasing atomic mass. Can you find out which of these groups form Dobner ट्रेड्स? ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इनकी एटॉमिक मासेस, ग्रुप बी का देख सकते हो, ग्रुप सी का, तो इन दोनों के बीच का जो होगा एवरेज, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो इसके बराबर होगा. ओके, इस तरह से डॉबनियर ने हमें दिया था. You will find the group B and C form Dobner triads. Dobner could identify only 3 triads from the elements known at that time, as this system of classification into triads was not found to be useful. उसने सिर्फ उस टाइम पे जो है 3 triads का ही सिस्टम बताया था एलिमेंट्स में, जो कि इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए इसका डीमेरिट है. ठीक है, इसलिए जो है इतना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये इसका डीमेरिट था. अब थोड़ा जो है साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, दैट इज़ जॉन वॉल्फगैंग डॉबनियर 1780 to 1849. John Wolfgang Dobner studied as a pharmacist at the Munchberg in Germany and then studied chemistry at the Strasbourg. ठीक है, ये जो है फार्मासिस्ट था, मंचबर्ग जर्मनी में स्टडी किया इन्होंने, एंड ये जो है इन्होंने केमिस्ट्री भी करी है स्ट्रासबर्ग में. इवेंचुअली ही बिकम अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना. केमिस्ट्री और फार्मेसी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में. डॉबरिनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट एंड डिस्कवर्ड सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एलिमेंट विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट. डॉबनियर जो है उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो की थी वो प्लेटिनम में की थी एज ए कैटलिस्ट, और काफ़ी सारे जो है ट्रायड्स जो है एलिमेंट्स की उनको डिस्कवर किया था, और इस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है उसका डेवलपमेंट किया था. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था जो कि आपने डॉबरिनर ने किया था. सेकंड है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स क्या होता है? ऑक्टेव्स आपने देखा होगा म्यूज़िक के अंदर ऑक्टेव्स होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा. ठीक है, ये जो होते हैं म्यूज़िक के 8 ऑक्टेव्स होते हैं, दैट्स वाई हम इसको ऑक्टेव्स कहते हैं. ऑक्ट मीन्स 8 नोट्स होते हैं. ठीक है, म्यूज़िक में पता है ना आपको, सारे गामा पाधा नी सा, याद है ना? तो ये सारे स्केल जो होते हैं इन्हीं को हम ऑक्टेव्स कहते हैं. तो न्यूलैंड ने क्या किया था, इन ऑक्टेव्स के बेसिस पे क्या किया था, इसने जो है पीरियोडिक टेबल बनाया था. द अटेम्प्ट ऑफ डॉबरिनर एनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस. डॉबरिनर जो है उसने बाकी केमिस्ट जो है उनको भी एनकरेज किया था कि प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट के या एटॉमिक मास जो है उनको कोरिलेट करके जो है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में. In 1866, John Newland and the English scientist arranged and then known element in the order of increasing atomic mass. जो 1866 में जॉन न्यूलैंड जो है उन्होंने क्या किया था कि जो नॉन एलिमेंट्स है उनको उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है उसके बेसिस पे अरेंज करने की कोशिश की थी. ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास एंड एंडेड एट द थोरियम विच वॉज द 56th एलिमेंट. इसने स्टार्ट किया था सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन से और एंड किया था 56th एलिमेंट जो है आपका थोरियम पे. ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. इसने ऑब्जर्व किया था कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम किससे मिल रही है, जो उस पीरियोडिक टेबल की 8th एलिमेंट पे आ रहा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी 8th एलिमेंट से. ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक, देयरफॉर ही कॉल्ड इट एज अ लॉ ऑफ ऑक्टेट्स. आपको पता है कि इसने बोला है कि फर्स्ट जो होगा एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट जो होगा उसके साथ मैच करेगी, इसलिए इसने इसको किससे कंपेयर कर दिया, जो म्यूज़िक में 8 ऑक्टेव्स प्रेजेंट होते हैं उससे इसने इसको कंपेयर करके इस लॉ का नाम लग दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इट इज़ नॉन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्योंकि उसको न्यूलैंड्स ने दिया था और इस लॉ को उसने नाम दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. In Newland's octaves, the property of lithium and the sodium were found to be same. Sodium is the 8th element after lithium. न्यूलैंड ऑक्टेव जो है उसके अंदर जो है उसने लिथियम की प्रॉपर्टी जो है सोडियम की जो प्रॉपर्टी है उसके बराबर बताइए, सेम बताइए कि लिथियम और सोडियम जो है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि सोडियम जो है वो 8th एलिमेंट है लिथियम से. सिमिलरली बेरिलियम एंड द मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर. इसी तरह से उसने बताया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो भी जो है 8th एलिमेंट पर प्रेजेंट होते हैं और दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो सेम है. अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव इज़ गिवन इन द फिगर टेबल 5.3. आप टेबल 5.3 में देख सकते हो. ये आपके 8 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं. 8 आपका 8वां एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये इसने ऑक्टेव्स का दिया हुआ है. आर यू फैमिलियर विद द म्यूज़िकल नोट? यस, आप लोगों को पता है ये लिखा सारे गामा पाधा नी. अब इसमें क्या क्या इसके डेमेरिट्स थे.
It is found that the law of octaves was only applicable up to the calcium, as after calcium every earth element did not possess property similar to that of first. इसने देखा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो सिर्फ एक कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, क्योंकि कैल्शियम के बाद हर जो एर्थ एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही थी। और लॉ ऑफ ऑक्टेव में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट एलिमेंट की जो है वो एर्थ एलिमेंट से सेम है, लेकिन कैल्शियम के बाद में वो उस रोल को फॉलो नहीं कर पा रहा था। It was assumed by the Newland that only 56 elements exist in nature, but no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose property did not fit in the law of octaves. Newland ने कहा था सिर्फ 56 एलिमेंट जो है वही नेचर में प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं होंगे फ्यूचर में। लेकिन आपको पता है कि काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है उसके अंदर फिट नहीं होती है। In order to fit element in this table, Newland adjusted two elements in the same slot, but also put some unlike element under the same knot. Can you find example of this from the table 5.3? Note that the cobalt and nickel are in the same slot, and these are placed in the same column as the fluorine, chlorine, and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resemble cobalt and nickel in property, have been placed far away from these elements. With the discovery of novel gases, the law of octaves become irrelevant. अब इसने क्या करा कि एलिमेंट्स जो है उनको टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड ने क्या करा, दो एलिमेंट्स जो है उनको सेम स्लॉट में भी अरेंज कर दिया, सेम नोट पे भी उसने उसको रख दिया है। दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, उनको भी उन्होंने साथ में रख दिया। जैसे इसमें बताया गया कि कोबाल्ट और निकल जो है उनको सेम स्लॉट में रख दिया, उसी तरह से आयरन जो है वो कोबाल्ट और निकल से प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता है, फिर भी उन्हें काफ़ी दूर रख दिया। और जैसे जैसे जो है नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरेलीवेंट बन गया। दस न्यूलैंड्स law of octaves worked well with the lighter elements only. सो द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट्स हैं यानी जिनका एटॉमिक मास कम है और जो छोटे एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी जो है आगे के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ये इसका हो गया डीमेरिट। आप देख सकते हैं इस टेबल में दो एलिमेंट्स भी साथ में रखे हैं, कॉपर निकल साथ में रखा हुआ है, इधर देख लो आप साथ में रखे हुए हैं, यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। तो इसने क्या कराया है कि काफ़ी जो दो एलिमेंट्स है उनकी जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है उनको भी साथ में रख दिया, तो ये इसका डीमेरिट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, हैव अ नाइस डे।